हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर। फाइनली यहाँ पर ना हम लोग 2.5 साल से वेट कर रहे थे इस पीसी को कंप्लीट करने के लिए और आई थिंक वो आज दिन आ चुका है। आज हम लोग फाइनली बिल्ड करने वाले हैं अपना नया गेमिंग पीसी और ये जो स्पेक्स हम लोग अब यूज़ करेंगे ना वो थोड़ा सा लेटेस्ट जनरेशन को देखते हुए हम लोगों ने बिल्ड किया है। हालांकि इस पीसी को बिल्ड करने में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल लग गए हमें बिल्ड करने में। हो सकता हो कुछ लोग सोच रहे हो भाई ऐसा क्या बिल्ड कर रहे थे कि 2-2.5 साल लग गए। तो मतलब मेरी थोड़ी सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, हम लोग वही रैम चाहते थे जो हमारे पास हो, थोड़ा सा यूनिक सेटअप बिल्ड करना चाहते थे, तो इस वजह से हम लोग का यहाँ पर टोटल ओवरऑल टाइम लगा। अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं Ryzen 9 5950X 128 GB की रैम है और RTX 3090 यूज़ कर रहे थे। RTX 5090 फॉर नाउ आ चुका है, लेकिन मुझे RTX 5090 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं Core i7 14700K, क्योंकि मैं मानता हूँ 14 जनरेशन जो इंटेल की है ना उसमें जो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आप एक प्रोसेसर देखते हो जो थोड़ा सा हाई एंड भी हो और मतलब सही मायने में अपग्रेड हो, अगर आप 12th जन और 13th जनरेशन प्रोसेसर से कंपेयर करते हो तो Core i7 14700 के एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है और उसमें i9 जितना इशू भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ने 14700 के यूज़ करा है। बाकी इंटेल की जो लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज़ है ना वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस उसका उतना अच्छा नहीं है। हालांकि CPU परफॉर्मेंस में तो भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो अभी अगर मैं आपको करंट प्रोग्रेस दिखाऊं तो ये है खुल जा भाई, किधर से खुलेगा? अच्छा यहाँ से है। बाय द वे यहाँ पर ना हम लोगों ने ऑलरेडी इस कैबिनेट का, इस कूलर का और इस मदरबोर्ड का और i7 का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। ये फिलहाल हमारा पीसी है। जो सबसे पहले चीज़ मैं इसमें अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ ना वो है रैम। ये आ गई हमारी रैम। 2 रैम स्टिक ऑलरेडी लगी हुई थी जो कि हमें किसकी तरफ से, क्रूशियल की तरफ से मिली थी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने सिमिलर MTS की जो रैम्स हैं वो ख़रीद ली है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और वैसे आजकल तो 7200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी चल रही है। ये 5600 MTS वाली रैम मैं बेसिकली इसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंटेल का जो 14 जनरेशन है ना उसमें जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी वाली DDR5 आप रैम यूज़ करोगे तो उतना स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। हायर फ्रीक्वेंसी के साथ क्रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने ये रैम चूज़ करी है। बाकी हमारे सिस्टम में 32 GB ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और 32 GB हम लोग और इंस्टॉल कर रहे हैं, टोटल 64 GB हो जाएगी। लास्ट पीसी में पता है मैंने 128 GB रैम यूज़ करी थी, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे 128 GB रैम ना लूट में मिल गई थी इस वजह से। वरना अगर आप मेरे से पूछते हो क्या 128 GB रैम खरीदना वर्थ है अगर आप सिर्फ गेमिंग या कैजुअली वीडियो एडिटिंग करते हो मेरी तरह, तो भाई वो बिल्कुल यूजलेस होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 3-4 साल अपना पुराना पीसी यूज़ करा है और जो मैक्सिमम रैम रिक्वायरमेंट जो मुझे रही थी वो केवल 32 GB थी। इस बार हम लोगों ने 64 GB ले लिया क्योंकि 64 GB थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता है। ओ भाई ये क्रिकिंग आवाज़ क्या की है? शिट, डिड वी जस्ट मेस्ड अप? ओ भाई रैम मुड़ रही है। फक, पॉज कर रहे यार, ये क्या हुआ? रैम लगाते टाइम हमने एक चीज़ ये नोटिस करी कि जो हमारा पंप के जो पाइप्स है ना ये लड़ रहे हैं, तो जिसके कारण हमारी रैम ना मुड़ी आ रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं, इस कूलर को वापस से निकालते हैं और अपनी रैम को ना वापस से रीइंस्टॉल करेंगे और फिर देखते हैं कूलर का क्या बनता है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है यार कि रैम लगाने में कोई दिक्कत हो रही है। 10 minutes later. तो भाई फाइनली यहाँ पर ना हम लोगों ने कूलर खोल के आप देख सकते हो यहाँ पर रैम लगा ली है। इससे आप देख सकते हो हमारी रैम ना हल्की सी खिसकी हुई है। इन दोनों के बीच जो गैप है वो बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये पंप हल्का सा लड़ रहा है, लेकिन ठीक है इससे हमारा काम चल रहा है। देखते हैं अगर आगे चल के कोई इशू आता है तो फिर मदरबोर्ड चेंज करते हैं या कुछ और चेंज करते हैं, देखा जाएगा तब का तब। तो फाइनली यहाँ पर ना हम लोग ने अपना कूलर जो है वो जो रीसेटिंग करना था वो कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग अपने नए पीसी में ना बहुत तगड़ी स्टोरेज रखने वाले हैं एंड दैट विल बी गोइंग टू बी किलर। ठीक है, क्या बोल दिया यार हमने, और ये बहुत ही ज़्यादा किलर होने वाली है। इधर पास मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ना अभी आप देख सकते हो किंगस्टन की एक A2500 GB की लगाई हुई है हमने SSD। और अबे भाई साहब, और शिट, हुई कहाँ हुई गवा, ये तो नीचे ही आ गया। ओए तेरी टुकड़े में निकले। और भाई साहब थर्मल पैड की तो भाई टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर ना हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में थर्मल पैड लगा निकालना पड़ रहा है। इसको साइड रखते हैं और इधर पे भी एक देख लेते हैं कौन सी SSD लगी हुई है।
यहाँ पर अभी हम लोग ने 2 TB की ऑलरेडी एक लगा रखी है। इसमें से एक काम करते हैं, अभी मुझे पता नहीं इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें पड़ा है, और हम लोग ना एक किंगसन की एक और 2 TB की SSD लगा रहे हैं। ये जो है किंगसन की लेटेस्ट NV3। इस SSD में ना हम लोग केवल अपने गेम्स इंस्टॉल करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी स्टीम की लाइब्रेरी होगी वो इसमें होगी। बाकी हमारा डेटा कहाँ होगा वो भी हम लोग आपको थोड़ी देर में उसको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जितने भी SSDs हम लोग अपने PC में यूज़ करने वाले थे उनको हम लोगों ने फाइनली इंस्टॉल कर लिया है। और अब यहाँ पर ना थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, और क्या लगेगा अपने PC में। एक काम करते हैं, लगे हाथ एडिशनल स्टोरेज भी लगा लेते हैं। बाय द वे, आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ये कैबिनेट कौन सा है, तो ये है परफॉर्मेंस 1 FT। एंटेक का जो है ये एक फ्लैगशिप कैबिनेट है, और अगर आप एक हाई एंड PC बिल्ड कर रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। ओ भाई, ये किधर से निकलेगा, ये लेगो की तरह ये निकल आता है। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें ना केबल हाइड करने में बहुत काम आती हैं। अभी तक हम लोग अपने PC पे ना 850 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे थे, एंड दैट्स द रीज़न इसमें 4090 नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है 4090 और i7 का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट 850 वॉट पावर जो है वो कंज्यूम करेगा, और हमारी 850 वाली जो पावर सप्लाई है ना वो उसके लिए मतलब कंप्लीट नहीं है। फाइनली हम लोग ने यहाँ पर 1000 वॉट की पावर सप्लाई लगा ली, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे 4090। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने PC में ना पावर सप्लाई जो है वो लगा लिया है, और पावर सप्लाई ये वाली लगाने का एक और भी रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर ना डेडिकेटेड वाला जो 4090 वाला पावर कनेक्टर है 12 VHPWR वाला, वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। मैं नहीं चाहता था कोई थर्ड पार्टी कनेक्टर वगैरह यूज़ किया जाए, तो इस वजह से भी हम लोगों ने ये वाली पावर सप्लाई यूज़ करी है। बाकी अब एक काम करते हैं, फटाफट ना हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। ये आया हमारा CPU का, इसको भी फंदाना पड़ेगा। बाकी भैया फाइनली यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। ये भाई हम लोगों ने भर भर के स्टोरेज ले ली है, और ये है 2 TB की 18 TB की। ये वही हार्ड डिस्क है जिस पे हमारी सारी फुटेज जाती है। पहले मेरे पास ना 4 TB की एक अलग से थी, उसमें हम लोग अपनी सारी फुटेज रखते थे, लेकिन होता क्या है ना टाइम के साथ वो बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि हमारे सारे 4K वीडियोस रहते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, B रोल केवल रखते थे, A रोल डिलीट कर देते थे, और जब कभी A रोल की ज़रूरत पड़ती थी तो जाके यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते थे, हालांकि वो 720p में डाउनलोड होता था। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, दिल पे पत्थर रखते हैं, पैसा खर्चा कर ही देते हैं और 18 TB की हार्ड डिस्क मंगवा लेते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा कम कैपेसिटी का स्टोरेज डिवाइस लेने का सोच रहे हो, मैं आपको SSD रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 1 TB की हार्ड डिस्क और 1 TB की SSD में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 400-500 रुपये आप लगाकर अच्छी स्पीड का फायदा उठा सकते हो। एक काम करते हो, सारी हार्ड डिस्क ना अब लगा लेते हैं अपने PC पे। हालांकि दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे PC में केवल आई थिंक, और यार ये तो एक ही आएगी भाई साहब तो एक काम करते हैं, केवल एक ही हार्ड डिस्क आएगी, तो 2 को टेप मार के लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। हम लोग इंडियन है, जुगाड़ तो हमारी रग रग में बसा हुआ है भाई। कोई चीज़ शॉर्ट ना हो जाए यार, इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा डर है। एक और यहीं पे ठूस देते हैं इसको भी। अरे ऐसा ही लगा दे यार, क्या ही शॉर्ट होगा। ये तो लग गई है। अब एक काम करते हैं, सेटा भी इसकी लगे हाथ लगा लेते हैं। ओ भाई, पैर का बाजा बज गया। तो अब यहाँ पर ना हमारा बिल्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम लोगों ने स्टोरेज से रिलेटेड, रैम से रिलेटेड, पावर सप्लाई से रिलेटेड जो काम था वो कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ पर जो हमारा मेन काम बचता है वो है, ओ माय गॉड, माय बेहीमथ RTX 4090। इट्स टाइम टू इंस्टॉल माय मेन GPU ऑन माय PC। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना ब्रैकेट ऑलरेडी खाली कर रखे हैं, क्योंकि यार क्यों खाली करते हो, फिर आपको दिखाया है, वीडियो फर्जी लंबी होगी। तो अब हमारा 4090, ये क्या लड़ रहा है, व्हाट द हेल, चलो कोई नहीं। और ये बूम, ये हमारा PC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इस PC के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, एक खास चीज़ ये है कि आपको वो टाइम भी याद होगा जब, मतलब आज से 4-5 साल पहले लोग जब भी PC बिल्ड करते थे, आपको लिटरली हर बंदे का PC ना रंग बिरंगा दिखता था, यानी कि RGB फैंस और RGB ग्राफिक्स कार्ड, रैम वगैरह भर के देखने को मिलती थी। लेकिन अब ना ऑडियंस थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी है, और अब मैंने देखा है कि जो मेरे एज के लोग हैं या इस कम्युनिटी में बहुत टाइम से जो लोग हैं ना, वो नॉन RGB PCs प्रीफर करते हैं। और ये जो हमारा PC है ना, ये कम्प्लीटली नॉन RGB है, यानी कि GPU में भी कोई RGB नहीं है। मदरबोर्ड में RGB थी, उसको हम लोग ने टर्न ऑफ कर रखा है। जितने भी फैंस हैं वो भी कंप्लीट ब्लैक साइलेंट हैं, और RGB के नाम पे केवल यहाँ पर आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है, जहाँ पर हम लोग केवल अपने स्टैट्स डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ना वो PC रेडी हो चुका है, और जितना भी काम होना था PC के अंदर वो हम लोग ने कर लिया। अब एक काम करते हैं, टर्न ऑन करके भी देख लेते हैं भाई साहब, फटेगा तो नहीं।
ओके स्टार्टेड। ओ भाई साहब, फैन की आवाज सुनना, मतलब आप फैन की आवाज सुनो, एयर फ्लो इतना खतरनाक है ना इस पीसी का कि क्या ही कहने। i7 जैसा प्रोसेसर लिटरली मैं बताऊं 85 डिग्री क्रॉस नहीं करता, और मैंने i9 भी टेस्ट करा है, इस पे पता है मैक्सिमम टेम्परेचर हमें 92 93 का ही देखने को मिला, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो डिबग एलईडी के नाम पे हमें क्या दिखने को मिल रहा है, VGA की लाइट केवल जल रही है, जो कि ये बताती है कि हमारा सब कुछ कनेक्टेड है। VGA का भी लाइट भी एक काम करते हैं। ओ भाई साहब, ये बंद हो गया। लाइट पहले नहीं जल रही थी ना, पीछे की जल रही थी, पक्का? आर यू श्योर? पक्का? ओ भाई साहब, गजब बेइज्जती है यार। वो रैम मुड़ी थी, कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? तो पहले मुझे यहाँ पर लग रहा था कि हो सकता है हम लोग के पीसी को असेंबल करने में कोई दिक्कत हुई हो, इस वजह से कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग ने ना अपना रैम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था, इस वजह से पीसी रीस्टार्ट हुआ था, और हम लोगों ने फाइनली इसमें HDMI केबल कनेक्ट करके चेक कर लिया। एवरीथिंग इज लुकिंग रियली ग्रेट। बाकी ये ऊपर की डिस्प्ले क्यों नहीं जल रही है? पास आना, एक चीज़ में दिखाता हूँ। कैबिनेट के ऊपर, भाई जल गई। देखो कैबिनेट के ऊपर ना यहाँ पर हमारे डिस्प्ले भी दी हुई है, यानी कि अगर हमें कोई स्टैट्स देखने हो तो यहाँ पर एक बटन है, अगर हम इसको दबाएंगे ना तो यहाँ पर ये दिखाने लगेगा। हालांकि अभी हमारा पीसी रीस्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से दिखा नहीं रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो। रीस्टार्ट हो गया क्या? ओ भाई, अबे अभी तो दिखा रहा था, गायब हो गया क्या? हो सकता है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह डालना पड़े तब यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले करे। फिलहाल एक चीज़ तो इंश्योर हो गई, जितनी चीज़ें हम लोगों ने लगाई थी वो सब चीज़ें चल रही हैं। हमारा पीसी जिंदा है, हमारा पीसी सही सलामत है। साइड रखते हैं, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज से भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाकी लास्ट में अगर मैं आपको सेटअप के बारे में बताऊं तो ये सेटअप जो है वो आपको ऑलरेडी देखा हुआ है, और इस सेटअप में ना हम लोग एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, इसका नाम है विगी डैश। ये आता है G-Skill की तरफ से। ये बेसिकली एक जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाली टच स्क्रीन है, बहुत ही छोटी सी है, और इसको सेटअप करना भी बहुत ईजी है। ये हमें G-Skill ने भेजा था थोड़ा टाइम पहले, तो ह्यूज शॉट आउट टू G-Skill। इनकेस अगर आपने सेटअप को डेकोरेट करना चाहते हो और एक सेकेंडरी स्क्रीन छोटी सी देख रहे हो, सेकेंडरी स्क्रीन आई एम नॉट श्योर ये सेकेंडरी स्क्रीन की तरह आप इसे यूज़ कर भी सकते हो कि नहीं, लेकिन हाँ आप इसे एज अ टच स्क्रीन तो ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसको ना अपने सेटअप में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, और केवल एक USB केबल लगती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। इट इज़ डन। और आप यहाँ से स्टैंड इसको ऐसे निकाल लो, तो आप इसे एज अ यहाँ पर भी लगा सकते हो। वायर वगैरह आप पीछे से ऐसे हाइड कर लो, और ये टच स्क्रीन है, आप चाहो तो इसे ऐसे यूज़ भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरे CPU की फ्रीक्वेंसी वगैरह भी यहाँ पर डिस्प्ले होती है। म्यूट अनम्यूट भी आप यहाँ से कर सकते हो, टच स्क्रीन है। हालांकि आइकन चेंज होता तो मज़ा आ जाता। बाकी इस स्क्रीन को अगर आप डिटेल में कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप इसके होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो और कस्टम शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि जो है कोई वेब ब्राउज़र खुले या कोई वेब पेज खुले या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप खोलना चाहते हो, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, एलगाटो का एक छोटा सा स्टीम डेक आता है उसके थ्रू। इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेक भी कर सकते हो। ओवरऑल ये हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे आप बताइएगा आपको मेरा नया सेटअप कैसा लगा। जल्दी हम लोग अपने चैनल पे सेटअप टूर 5.0 भी लाने वाले हैं, जहां पर हम लोग अपने सेटअप के एक पीसी पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे हम लोगों ने पर्टिकुलर पीसी पार्ट क्यों लिया। इनकेस अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।